नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी कि आईएफएससी और भारत का पहला आईएफएससी जिसे ओपन किया गया है गुजरात के गांधीनगर में, उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मॉड्यूल ए का ये टॉपिक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए, जहां पर हम आपसे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनसे जून 2025 बीएफएम में या इसके पहले 2024 में जो बीएफएम के एग्जाम्स हुए हैं सीए आईआईबी में, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आप ज्वाइन करना कभी ना भूलें। 8:30 बजे डेली यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी JAIIB CAIIB वाला पर। इसके पहले मैं नंबर ऑफ टॉपिक आपको कवर करा चुका हूं। अगर आप और भी इसके पहले के टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के स्क्रॉल कर सकते हैं। BFM के नाम से आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो पहले आप जानेंगे आईएफएससी क्या होता है। तो बेसिकली आईएफएससी क्या होते हैं? एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इज अ ज्यूरिडिक्शन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट ओनली इन फॉरेन करेंसी आउटसाइड द डोमेस्टिक इकोनॉमी। समझिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक ऐसा ज्यूरिडिक्शन है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसे? नॉन रेजिडेंट को, ठीक है, या और रेजिडेंट निवासियों को, दोनों को। सिर्फ किसमें? फॉरेन करेंसी में, आउटसाइड द डोमेस्टिक इकोनॉमी। यानी कि होते तो ये हमारी धरती पे ही है, यानी कि भारत की भूमि पर ही ये सेंटर होता है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, ये भारत की धरती पर होते हुए भी सर्व किसको कर रहा है? ये सर्व कर रहा है रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट को। किसमें? फॉरेन करेंसी में। ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें? फॉरेन करेंसी में। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है। और ये एक्ट करते हैं एज ओवरसीज ब्रांचेस, जैसे विदेशों की ब्रांच। अब ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में कौन डील करेगा? विदेश में कोई ब्रांच है तो फॉरेन करेंसी में ही तो डील करेगी। वो भी इंडियन रेजिडेंट को मौका दे सकती है, सर्व कर सकती है। तो ये समझिएगा, भारत की धरती पर ही स्थित एक अलग से सेंटर बना दिया गया है। उस सेंटर में जितनी भी ब्रांचेस ओपन होंगी उनके लिए इंडियन लॉज जैसे नॉर्मल बैंकों पर या नॉर्मल यूनिट्स पर अप्लाई होते हैं, आईएफएससीज पर अप्लाई नहीं होते हैं। सेम एज, क्योंकि आईएफएससी मैंने बताया ना, ये इंटरनेशनली बिहेव करते हैं, तो इसलिए इसके लिए एक अथॉरिटी भी बनाई जाती है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA। वही इनके लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाता है, जिन रूल्स एंड गाइडलाइंस के बिहाफ पर यहां पर एस्टैब्लिश्ड बैंकिंग यूनिट्स या संस्थाएं काम करती हैं। चलिए आगे समझते हैं की फंक्शंस ऑफ द आईएफएससी। आईएफएससी से के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या क्या काम करता है। तो फंड रेजिंग फॉर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के लिए फंड रेज करना या कॉर्पोरेट और सरकारों के लिए फंड रेज करने का काम किया जाता है। दूसरा, एसेट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाय म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड। एसेट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी कि इंस्टीट्यूशंस की संपत्तियों को मैनेज करना, आपकी एसेट्स क्या हैं उनको मैनेज करना, इक्विटीज वगैरह ये सब। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो आपने जहां जहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करना, ठीक है। अगेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाय म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स, इसको मैनेज करना। देन वेल्थ मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज, जो बड़े बहुत अमीर लोग हैं वो अपना पैसा कई देशों में निवेश करते हैं ना, तो वेल्थ मैनेजमेंट का उनका काम है। और एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है, यानी कि उनको सुझाव सेवाएं प्रदान करनी है। क्रॉस बॉर्डर टैक्स लायबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन, जो क्रॉस बॉर्डर यानी कि इंडिया के बाहर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उसको ऑप्टिमाइज करने का काम भी किया जाता है इनके द्वारा। देन ट्रेजरी ऑपरेशंस फॉर ग्लोबल कॉर्पोरेट्स, ग्लोबल कॉर्पोरेट्स के जो ट्रेजरी ऑपरेशंस होते हैं, ट्रेजरी ऑपरेशंस में आता है ये सारा फंड्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ट्रेजरी ऑपरेशंस फॉर ग्लोबल कॉर्पोरेट्स, लिक्विडिटी, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये सब देखने का काम आईएफएससीए का होता है। देन रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिस्क को भी मैनेज करते हैं बाय द वे ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि बीमा के द्वारा, या री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे मैंने किसी से बीमा लिया, उसने उसी बीमे को आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो वो जिससे बीमा ले रहा होगा वो री इंश्योरेंस होता है।
ठीक है, यानी कि उसने भी कंप्लीट रिस्क नहीं लिया, मेरे अमाउंट का थोड़ा रिस्क ट्रांसफर कर दिया, तो री इंश्योरेंस। ये सारी सेवाएं प्रदान करी जाती हैं। और लास्ट में आता है मर्जर एंड इक्विजिशन इन्वॉल्विंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, यानी कि कोई इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई विदेश की ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज होना चाहती है, या विदेश की ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में मर्ज होना चाहती है, या इंडियन कोई ऑर्गेनाइजेशन विदेशी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करना चाहती है, इन सब चीजों में ये काम होता है। स्कोप ऑफ आईएफएससी इन इंडिया, इंडिया में आईएफएससी का क्या स्कोप है? तो बैंक्स इन आईएफएससी, जो आईएफएससीज में बैंक्स हैं, फंक्शन लाइक फॉरेन बैंक्स। मैंने पहले ही बताया ये भारत की धरती पर ही वो सेंटर है जहां पर जो भी ब्रांचेस काम कर रही हैं वो बिहेव करेंगी लाइक फॉरेन बैंक्स। आउटसाइड इंडियन ज्यूरिडिक्शन फॉर सीआरआर, एसएलआर एक्सेट्रा, जैसे नॉर्मल इंडिया जो इंडियन बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं जो भारत में हैं, उन पर सीआरआर, एसएलआर की गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, बट जो बैंकिंग यूनिट्स कहां पर हैं, आईएफएससी में हैं, वो सीआरआर, एसएलआर को फॉलो नहीं करते हैं, नॉर्मल गाइडलाइंस। कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट से डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती हैं ऐसी बैंकिंग यूनिट्स, ठीक है, और लेंड कर सकती हैं फॉरेन करेंसी में, मतलब विदेशी मुद्रा में उधार देने का काम करती हैं रेजिडेंट कॉर्पोरेट्स को भी ट्रेड पर्पस के लिए, और नॉन रेजिडेंट एनआरआईज को भी। समझ गए? क्योंकि अब सोचिए भारत के किसी बैंक की ब्रांच अगर चाइना में ओपन करी गई है तो उधार किसको देगी? बैंकों का काम क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स। तो ब्रांच चाइना में है तो उधार किसको देगी? चाइनीज पर्संस को ना, वहां पर इंडियंस को तो उधार नहीं देगी ना, और इंडियंस भी वहां पर हैं तो क्या है? एनआरआई है। सेम एज याद रखिएगा, ये जो आईएफएससीज ये में भी हैं वो भी बिहेव तो वैसे ही करेंगी ना, तो नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट्स दोनों को दे सकती हैं। एम्ड एट मेकिंग इंडिया ग्लोबल फाइनेंशियल हब, आईएफएससी बनाने का मतलब क्या है? इंडिया को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना, ठीक है, एंड फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑपरेशंस फॉर इंडियन एंड फॉरेन एंटिटीज, इंडियन और फॉरेन एंटिटीज दोनों के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑपरेशंस को आसान बनाना। अब रेगुलेटरी बेसिस क्या है इसका? अलाउड अंडर सेज एक्ट 2005। रेगुलेटरी बेसिस का मतलब क्या है? आईएफएससी को फॉर्म करने का आधार क्या है, किस आधार पर आईएफएससीज को बनाया गया है? तो एक तो है इनको अलाउ किया गया है अंडर सेज एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। आईएफएससीज कैन बी सेट अप इन सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्टैब्लिश किया जा सकता है विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, केंद्र सरकार का अप्रूवल चाहिए। यूज्ड एज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की टेस्टिंग के लिए कि वित्तीय क्या क्या सुधार किए हमने, तो देखते हैं। एज इंडिया स्टिल हैज कैपिटल अकाउंट कंट्रोल्स एंड सेक्टोरल रिस्ट्रिक्शंस, अभी भी इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पर क्या है? रोक है, और सेक्टोरल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो है। एग्जेम्प्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स फॉर नॉन रेजिडेंट ट्रांजैक्शंस थ्रू आईएफएससीज, जो नॉन रेजिडेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं आईएफएससी में, ठीक है, वहां पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी नहीं लगता है, अदरवाइज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। देन गिफ्ट सिटी, इंडिया फर्स्ट आईएफएससी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जिसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, तो GIFT बोलते हैं गिफ्ट। ये भारत का पहला ऑपरेशनल आईएफएससी, अभी दूसरा कहीं ओपन भी नहीं हुआ है, सिर्फ पहला ही ओपन हुआ है। लोकेटेड कहां पर है? गांधीनगर में। 5 दिसंबर 2019 से इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया। करेंटली लगभग 200 से ज्यादा कंपनियां यहां पर आती हैं, जहां पर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, ठीक है, 9 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, 3 फॉरेन बैंक्स है। याद रखिएगा ये है अप्रॉक्स, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला था, तो अप्रॉक्सीमेटली ये डेटा है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अप्रॉक्सीमेटली लगभग इतने, ठीक है, यूनिट्स यहां पर बैंक में के काम कर रहे हैं। अब की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सेगमेंट वाइज क्या क्या है, कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहां पर आईएफएससीज में अवेलेबल है? पहली है होलसेल बैंकिंग। होलसेल आप जानते ही हो, होलसेल रिटेल, रिटेल का मतलब है हम और आप लोग जो अपने कॉमर्शियल बैंक में बैंकिंग कर रहे हैं ना, इसको रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। होलसेल बैंकिंग किसके लिए होती है? बिजनेसमैन के लिए होती है, कॉर्पोरेट्स के लिए होती है, जहां पर एक साथ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अप्रूव किए जाते हैं। जैसे किसी कंपनी से अगर बैंक जुड़ गया तो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का अकाउंट वहां पर होगा, ठीक है, सारे अकाउंट्स को एक साथ मैनेज किया जा रहा होगा, तो ये होलसेल बैंकिंग। तो होलसेल बैंकिंग दे सकते हैं। होलसेल बैंकिंग में क्या आता है? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, ECB, ये भी काम कर सकते हैं। ट्रेड फाइनेंस, ठीक है, जो फैक्टरिंग या फॉरफिटिंग है,
ये भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं करने के लिए, यानी कि फैक्टरिंग फॉरफेटिंग का काम भी ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर कर सकती हैं, गारंटी दे सकती हैं, इक्विपमेंट लीजिंग का काम कर सकती हैं, रिस्क पार्टिसिपेशन कर सकती हैं, सिंडिकेटेड लोन्स और एयरक्राफ्ट लीजिंग का भी काम कर सकती हैं। होलसेल बैंकिंग के अंतर्गत ये सारे काम आते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज है यहां पर कि होलसेल बैंकिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर आएंगी उनके लिए। दूसरा सेगमेंट हो गया कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं यहां पर? तो पूंजी बाजार में आता है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग में क्या होता है? मर्चेंट बैंकिंग में बैंकिंग के साथ साथ एडवाइजरी सर्विसेज भी दी जाती हैं और मर्चेंट बैंकिंग इन जनरली सेबी मैनेज करता है। आईएफएससी की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरली मर्चेंट बैंकिंग को कौन मैनेज करता है इंडिया में? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ये बैंकिंग जरूर, लेकिन मैनेज सेबी करता है। देन पार्टिसिपेशन इन आईएफएससी एक्सचेंजेस, ट्रेडिंग या क्लियरिंग का भी काम करती हैं आईएफएससी एक्सचेंजेस में। देन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडिंग्स, ये भी अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज काम कर सकती हैं। कस्टडी एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को कस्टडी में रखना या उनके सेटलमेंट देखना, ये भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सेगमेंट वाइज में, यानी कि कैपिटल मार्केट में ये सब काम आते हैं जो अवेलेबल है आईएफएससीज में। तीसरा हो गया रिटेल बैंकिंग। अब रिटेल बैंकिंग भी अवेलेबल है, तो रिटेल बैंकिंग में क्या आ गया? वेल्थ एंड प्राइवेट बैंकिंग। प्राइवेट बैंकिंग ही हो सकती है, यहां कोई सरकारी बैंक ओपन नहीं होगा, जैसे आप इंडिया में देखते हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया, ठीक है। तो प्राइवेट बैंकिंग होगी यहां पर, और वेल्थ क्रिएशन यानी कि वेल्थ को बढ़ाने का काम। स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट एंड सीडी अकाउंट्स, ठीक है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट या कॉर्पोरेट डिपॉजिट अकाउंट्स यहां पर होंगे, ठीक है। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स भी हैं। एनआरआई फोकस्ड डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस को भी क्या करेगी, ठीक है, सर्व करेगी, तो उससे रिलेटेड भी डिपॉजिट प्रोडक्ट्स यहां पर बनाए जाएंगे। तो रिटेल बैंकिंग में ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। रिटेल बैंकिंग के बाद आती है भाई ट्रेजरी मैनेजमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आईएफएससीज में? ट्रेजरी मैनेजमेंट बेसिकली है फंड्स मैनेजमेंट। ट्रेजरी यानी कि कोष, कोष में क्या आता है? पैसा, पैसों का मैनेजमेंट, कहां निवेश करना है, कहां से कब पैसा आएगा, किसको लायबिलिटी में कितना देना है, क्या आने वाला इनफ्लो क्या है, जाने वाला क्या है आउटफ्लो। तो एएलएम का काम है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये भी हो सकता है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग हो सकती है फॉरेक्स या इंटरेस्ट रेट या क्रेडिट में। और चौथा है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स एनडीएफ्स इन आईएनआर एंड फॉरेन करेंसीज, ठीक है। ये काम भी ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, जो सेगमेंट वाइज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, क्या क्या? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड पीएमएस का काम यहां पर हो सकता है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो सकता है, ट्रस्टी एंड फिड्यूशरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को भी सेटअप किया जा सकता है। ये अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां पर? आईएफएससीज में। अब गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स बाय इंडियन बैंक्स। कोई भी भारतीय बैंक, उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं अगर वो अपनी यूनिट कहां पर ओपन करना चाहता है? आईएफएससी में। तो पहला है एलिजिबिलिटी, कौन से इंडियन बैंक्स आईएफएससी में अपनी बिजनेस यूनिट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं? तो इंडियन बैंक्स, दैट इज बैंक्स इन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर authorized to deal in foreign exchange will be eligible to set up IBUs। यानी कि अगेन IBUs का मतलब क्या है? आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स। तो वही बैंक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स में स्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी ब्रांचेस वगैरह जिनको फॉरेन एक्सचेंज अलाउड है। फॉरेन एक्सचेंज जिनको अलाउड है, चाहे वो कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, बट यहां जाएगा तो बिहेव करेगा लाइक प्राइवेट सेक्टर। Each eligible banks would be permitted to set up only one IBU to each IFSC। अभी इंडिया में एक ही IFSC है, ठीक है, जैसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी तो गिफ्ट सिटी है, अगर दूसरा कहीं ओपन होगा तो दूसरी ब्रांच। एक आईएफएससी में एक ही ब्रांच ओपन कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं। जैसे एक शहर में एक बैंक की एक से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, बट एक आईएफएससी में एक ही ब्रांच ओपन होगी। लाइसेंसिंग, कौन लाइसेंसिंग देगा? तो याद रखिएगा जो एलिजिबल बैंक्स होंगे, इंटरेस्टेड हैं जो आईबीयू सेटअप करने में, यानी कि आईएफएससी बैंक की यूनिट सेटअप करने में, विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहले अप्रूवल चाहिए आईबीयू ओपन करने के लिए। फॉर मोस्ट रेगुलेटरी पर्पसेज द आईबीयू विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद द फॉरेन ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक। इसको वैसे ट्रीट किया जाएगा जैसे एक इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच को ट्रीट किया जाता है, वही ट्रीटमेंट यहां पर मिलेगा। देन रिजर्व रिक्वायरमेंट, भाई सीआरआर एसएलआर फॉलो करना है? नहीं।
द लायबिलिटीज ऑफ द आईबीयू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम बोथ सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट। सीआरआर एसएलआर को फॉलो नहीं करना है इनको, क्योंकि ये फॉरेन है। रिसोर्सेज एंड डिप्लॉयमेंट, द फंड्स रेज्ड विल बी फ्रॉम नॉन रेजिडेंट एंड ओवरसीज ब्रांचेस। फंड जो रेज करेंगे विल बी कहां से, ठीक है, नॉन रेजिडेंट से और ओवरसीज ब्रांचेस से ये पैसा ले सकते हैं। रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट में और देख लेते हैं, फंड रेज्ड विल बी फ्रॉम नॉन रेजिडेंट ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स, ये तो जान लिया। अब डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि ये फंड रेज पैसा कहां से आएगा, यानी कि डिपॉजिट। अब डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स यानी कि लेंडिंग करेंगे तो किसको, कैन बी विद बोथ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। पैसा आएगा कहां से, सिर्फ एनआरआई से और ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक से, वहीं से आ सकता है। ये है रेज्ड फंड। डिप्लॉयमेंट का मतलब है पैसा देना, तो पैसा देना वाला सिस्टम कहां पर हो सकता है, ठीक है, ये बोथ रेजिडेंट इन इंडिया एज वेल एज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। However, deployment of funds with person resident in India shall be subject to the provision of FEMA। जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हैं, अगर उनको डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड किया जा रहा है, उनको पैसा दिया जा रहा है, तो वो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए फेमा की 1999, क्योंकि जो पैसा दिया जाएगा वो फॉरेन करेंसी में होगा। ऑपरेशनल एस्पेक्ट देख लीजिएगा, तो कैश ट्रांजैक्शन इन सेविंग बैंक अकाउंट्स आर नॉट परमिटेड। यहां पर कैश ट्रांजैक्शन या सेविंग अकाउंट ट्रांजैक्शंस परमिटेड नहीं है। डिपॉजिट्स कैन बी मेंटेन्ड इन करंट अकाउंट्स एंड टर्म डिपॉजिट, यानी कि दो ही प्रकार की डिपॉजिट्स यहां पर आएंगी, करंट वाली और टर्म वाली। सेविंग और अगेन रिकरिंग वाला सिस्टम यहां पर नहीं है, ठीक है, सेविंग वाला सिस्टम नहीं और कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे यहां पर। इंडियन केवाईसी एएमएल एंड डेलिक्वेंसी नॉर्म्स आर एप्लीकेबल। जो भारतीय केवाईसी नॉर्म्स है, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, और अगेन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस, वो एप्लीकेबल है यहां पर। डिपॉजिट्स विद आईबीओज आर नॉट इंश्योर्ड। जो अगेन याद रखिएगा, जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन जानते हो ना, DICGC, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर बैंक डूब जाता है तो आपका 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो आपको मिल जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है, आपकी कोई भी डिपॉजिट्स यहां पर इंश्योर्ड नहीं है। तो इतना ही है IFSC के बारे में। उम्मीद करता हूं IFSC के बारे में सब कुछ आपने जान लिया होगा। तो दोस्तों, इस समय चल रही है सेल, ठीक है, अगेन 79% ऑफ आप लोगों को दिया जा रहा है, 79% ऑफ, ठीक है। 17 अगस्त तक ये ऑफ आप लोगों को मिलेगा, 17 ऑफ अगस्त तक जाइए आप लोग, ठीक है। कहां जाना है, pw.live पर, pw.live पर सभी महापैक और लाइव बैचेस पर, ठीक है, ये ऑफ एप्लीकेबल है। महाकैप और लाइव बैचेस जो भी आपको मिल रहे हैं, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो अगेन बैचेस को प्लीज परचेज करिए। pw.live पे जाएंगे, वहां पर जाइएगा गवर्नमेंट एग्जाम्स में, ठीक है, और गवर्नमेंट एग्जाम्स के बाद आप लोग जाइएगा कहां पर, JAIIB CAIIB पर। आप लोगों को अपने आप, ठीक है, क्या होगा, यहां पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।